और वो ट्रेडिंग नहीं करता है, वो सट्टा नहीं करता, इन्वेस्टमेंट ही करता है। मैंने 2000 का मंदी देखा है, 2008 का मंदी और तेज़ी देखा है और 2020 का तेज़ी और मंदी देखा है। 2021 में क्या हुआ, वो 1 लाख रुपए का उसका हो गया 1.5 लाख रुपए। उसने 5 ट्रेड ले लिए शेयर मार्केट में और पाँचों के पाँचों उसके शेयर ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड थे वो सही चले गए। तो मार्केट का स्वभाव है, देखिए तेज़ी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेज़ी, ये मार्केट का स्वभाव है। करेक्शन आने का है और वापस से मार्केट ऊपर जाना है। हम ह्यूमन्स है ना, हम कम्युनिटी में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, अकेले रहना हमें मुश्किल है। और समूह में रहने की वजह से हम एक मेंटालिटी फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग इसी साइकोलॉजी का गलत फ़ायदा लेते हैं। क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 10, 20, 50 लोग जो है उनको इंसिस्ट करते हैं उनके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने जेफरी कैनेडी जो कि एलर्ट वेब के मास्टर है, वो आए थे मुंबई में, मैंने वहाँ से सीखा। बेसिकली शेयर मार्केट में देखिए 2 चीज़ें आना ज़रूरी है। ज़्यादा नॉलेज होने का भी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए कॉमन सेंस और सेकेंडली होना चाहिए जिस पैसे का ज़रूरत ना पड़े वैसा पैसा आपके पास होना चाहिए। ट्रेडर्स और मार्केट के लिए बने इस खास प्लेटफॉर्म बाजार के माहिर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जैसे कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद रहता है कि कोई भी नया ट्रेडर अगर मार्केट में आ रहा हो, चाहे वो ट्रेडिंग करने के लिए आ रहा हो या निवेश करने के लिए आ रहा हो, तो वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे। और इसी मकसद के साथ हम हर वीडियो में एक नए एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो कि आपको मदद करता है वो फैसले लेने में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित गुदेजा जी, जिनके पास कई सालों का मार्केट में एक्सपीरियंस है। अमित जी, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले मैं डूज़ एंड डोंट्स और पूरी दूसरी मार्केट की चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। आपका काफ़ी साल का आपका पूरा एक्सपीरियंस है सर। थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए, शुरुआत कैसे हुई थी? जी, ज़रूर। मैं एक शेर से शुरू करूँगा जो कि मेरे लाइफ़ से रिलेटेड भी है और सबको अच्छा भी लगेगा। बुझ जाए शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हादे तूफ़ान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादा ना बदले तकदीर किसी वक़्त भी बदल सकती है। तो बस यही है कि वक़्त के लिए आप वेट कीजिए, वक़्त ज़रूर आएगा। जैसे मैं इस मार्केट में 22 या 25 साल से हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक सब ब्रोकरशिप हमने लिया था। कमोडिटी वो टाइम में बहुत फ़ेमस था। 2005 से लेके 2010 इस ये कमोडिटी मार्केट में स्पेसिफ़िकली एग्री कमोडिटीज़ मार्केट में बहुत बूम था। तो वहाँ मैं कमोडिटी से जुड़ा हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया मार्केट में। देन हम शेयर मार्केट में ब्रोकिंग करने लगे और वहाँ से आते-आते हमने अभी लास्ट 2 साल पहले एनालिस्ट जी बोल के एक प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया जहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ये ऑन बोर्ड होते हैं और लोग वहाँ से उनसे शेयर मार्केट के बारे में कमोडिटी मार्केट के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो यही मेरा जर्नी था, यही बस यही से आया है। बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन बस वक़्त ने साथ दिया और हम यहाँ तक आ गए सर। 20-22 साल आपने बताया आपका एक्सपीरियंस है, 2005 से आपने कमोडिटीज़ शुरू किया, तो आपने मार्केट के काफ़ी सारे अप्स और डाउन्स देखे होंगे। और डाउन एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई ना कोई इंसान गलती करता है और कुछ ना कुछ सीखता है। आपकी सबसे बड़ी गलती कौन-सी रही और कौन-सा सबसे बड़ा डाउन है? 2008 हो गया, 2000 मतलब हर जो बबल है वो आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या आपको सीख मिली और सबसे तगड़ा वाला आपको कौन-सा याद है? देखिए मुझे अच्छा याद है मैंने 2000 का मंदी देखा है, 2008 का मंदी और तेज़ी देखा है और 2020 का तेज़ी और मंदी देखा है। मेरा अनुभव यही कहता है क्या एक मैं स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ जो कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मेरा जो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ 25 साल का, तो वो हो सकता है किसी को काम में भी आ जाए। तो बेसिकली होता क्या है जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई बंदा है रिसेंट एग्ज़ाम्पल 2020 से उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। उसके खुद का कैपिटल अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ था। जो ऐसा पैसा उसने इन्वेस्ट किया उसको पता था कि उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा 2 साल, 4 साल के लिए सपोज़ ठीक है। वही पैसा उसने इन्वेस्ट किया और उसके पास पेशेंस था, ठीक है। तो 2021 में क्या हुआ वो 1 लाख रुपए का उसका हो गया 1.5 लाख रुपए। उसने 5 ट्रेड ले लिए शेयर मार्केट में और पाँचों के पाँचों उसके शेयर ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड थे वो सही चले गए। तो 2021 में क्या हुआ उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल में आ गया समझ। तो उसको पता चला क्या शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन मिलता है समझ। तो उसके पास जो कैपिटल था 1.5 लाख रुपया, उसने उसके ऊपर शेयर्स अगेंस्ट लोन अगेंस्ट शेयर्स खरीद लिया और उसपे और 80,000 रुपए उसने ऐड किए। और उसके पास करीबन 2 ढाई लाख रुपए अभी कैपिटल हो गए। 2021 से लेके 2023 उसका ये 2 ढाई लाख रुपए जो था वो अब 5 लाख में बदल गया है समझ, ठीक है? उसका कॉर और हर एक ट्रेड उसका सही जा रहा है। जो कुछ डिलीवरी में बाय कर रहा है, होल्ड कर रहा है
और उसको पैसा ही मिल रहा है। तो 2023 में अभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो चुका है समझ, ठीक है? तो उसने अभी क्या किया, अभी वो उसका कुछ घर था या कोई ऐसा ऐसा कोई चीज़ था उसके पास जिससे वो लोन ले सके। तो अभी उसने 15 लाख रुपए का 2023 में उसने लोन लिया। तो उसका कैपिटल, खुद का कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 ही लाख रुपया था। लेकिन अभी उसने ले लिया है लिवरेज 15 लाख रुपए का, और वो ट्रेडिंग नहीं करता है, वो सट्टा नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट ही करता है सपोज़, ठीक है? तो अभी उसका कैपिटल 15 लाख रुपए और पहले का 5, करीबन 20 लाख रुपए उसका कैपिटल हो गया सपोज़। तो मार्केट का स्वभाव है देखिए, तेज़ी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेज़ी, ये मार्केट का स्वभाव है। हाँ, करेक्शन आना है और वापस से मार्केट ऊपर जाना है। तो जब भी अभी उस वो फुल्ली लिवरेज है, 20 लाख रुपए का उसके पास माल है। अगर मार्केट 20-25% भी नीचे जाएगा सपोज़, तो उसको लॉस करीबन कम से कम वो 20 लाख पे कम से कम 7-8 अच्छा। लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो उसका खुद का पैसा तो 1 डेढ़ लाख रुपए था, और 6 लाख रुपए उसका लॉस अगर हो जाता है, तो उसका पूरा अकाउंट माइनस में चला जाता है। और यही लोग फँस जाते हैं, 70% लोग यही करते हैं, ओवर लिवरेज करते हैं और करेक्शन के वक़्त वो सस्टेन नहीं हो पाते हैं, और वहाँ पे लॉस होता है, फिर शेयर मार्केट के नाम से लोग चिल्लाते हैं। और तो ओवर लिवरेज नहीं होना चाहिए, ये मेरा 20-25 साल का अनुभव है सब बस। बिल्कुल, आपने सही भी कहा और सेबी की रिपोर्ट भी इक्विटी के बारे में जो है वो यही है कि सा मतलब 10 में से 7 जो लोग हैं वो अपना लॉस करते हैं। सही। फ्यूचर ऑप्शंस की अलग बात है, उसमें ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी लोग करते हैं और हम लोग ये सुनते भी हैं, अभी सोशल मीडिया पे देखा कि कोई 15 लाख का लोन लेके आ रहा है, कोई इस पे लेके आ रहा है, लेवरेज ज़रूर कर लेंगे लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अक्सर कहीं न कहीं इंसान इस ट्रेडर या इन्वेस्टर कोई भी हो, वो फँसता कई बार इससे भी है कि उसको कहीं से एडवाइस मिल गई, कहीं से उसका टिप आ गई, तो उसने पैसा लगा दिया, उसको लगा कि आज ही मैं बड़ी कमाई करके जाऊँगा। तो इस चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए? क्या चीज़ें हैं जो इंसान को मतलब ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, अभी हम ह्यूमन्स हैं ना, हम कम्युनिटी में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, अकेले रहना हमें मुश्किल है सपोज़, ठीक है? और समूह में रहने की वजह से हम एक मेंटालिटी फ़ॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी सपोज़, कुछ हद तक हम हर्ड मेंटालिटी फ़ॉलो करते हैं। और कुछ लोग इसी साइकोलॉजी का गलत फ़ायदा लेते हैं सपोज़, ठीक है? तो उनका दुकान शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 10, 20, 50 लोग जो है उनको इंसिस्ट करते हैं उनके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो बोलते हैं क्या, मैं आपको महीने का 5%, 10%, 15% तक रिटर्न्स दूँगा, और वो देते भी हैं। अगर 4 महीने, 5 महीने, अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो उसको वो महीने का 10,000, 15,000 रुपए वो देते हैं। तो अगर किसी को 5 महीने कंसिस्टेंटली अगर ये रिटर्न्स मिलता है, तो उसका तो दिमाग जगह पे नहीं रहेगा। उसको लग जाता है कि मुझे अलादीन का चिराग मिल गया है सपोज़, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो पूरे गाँव में वो ढोल पीटते बैठता है कि मैंने ऐसा-ऐसा इन्वेस्ट किया था, और मैंने तो 1 लाख रुपए लगाए, मुझे 15,000 रुपए आराम से घर बैठे मुझे मिल रहे हैं, 15% मुझे रिटर्न्स मिल रहा है सपोज़, ठीक है? तो ये देख के लोग इमिटेट करते हैं, लोग कॉपी करते हैं, हमारा स्वभाव है हर्ड मेंटालिटी का। और ऐसा करके 10 लोग, 50 लोग जो है इनको जॉइंट होते हैं, 50 के 500 होते हैं, 500 के 1000 होते हैं। और कुछ दिन बाद ऐसा पता चलता है, क्या जो आदमी था जिसने ये स्कीम निकाला था, वो भाग गया है, उसने वो दुकान बंद कर दिया है, और अपना हार्ड अर्न मनी जो है, वो पूरा के पूरा नुकसान हो चुका है। हमारे हाथ में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस टाइप के स्कीम में, कृपया इस टाइप के फ्रॉड में आप किसी के झांसे मत आइए। देखिए, सेबी ने कुछ नियम है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो है, रिसर्च एनालिस्ट, उन्हीं को अनुमति दी है कि शेयर मार्केट के बारे में आप जानकारी लें, उनसे सलाह लें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन होल्ड आप ले सकते हो उनको। और मैं हर्ष के साथ कहता हूँ कि अब हमारा प्लेटफ़ॉर्म एनालिस्ट जी, ये लॉन्च हो चुका है, एक ऐप लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप इन लोगों से कभी भी, कहीं से भी आप बात कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि इस फ्रॉड एंड स्कीम से आप मत जाइए प्लीज़। ठीक है सर, एक और चीज़ है जो कि एक तो ये हो गया कि कहीं से भी एडवाइस ले लिया और आपने अपना पैसा लगा दिया बिना ही सोचे समझे कि हो सकता है कि कल को आपके साथ फ्रॉड हो जाए। सर एक और चीज़ है कि कई बार ट्रेडर से ही गलती होती है कि मार्केट में तो आ जाते हैं, उनको पैसा कमाना है मार्केट से, उनको समझ में आता है कि यहाँ से मिल सकता है पैसा। लेकिन गलती ये होती है कि ना वो लोग कुछ लर्निंग लेते हैं, सिर्फ़ अर्निंग के चक्कर में आते हैं। तो लर्निंग के लिए कौन से सोर्सेज़ हैं जो आपको लगता है कि किसी भी नए ट्रेडर को कम से कम इतना मिनिमम करना चाहिए? सही है। मैं मेरा अनुभव कहता हूँ, जैसे मैं 20-25 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग में मुझे समझा क्या अपने को भी सीखना चाहिए। तो फर्स्ट वर्कशॉप मैंने मिस्टर दीपक मोहनी, जिन्होंने सेंसेक्स ये वर्ड फ़ॉर्म किया था, मैं उनसे पहला वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था। उनसे मैं फ्रैक्टल स्ट्रैटेजी सीखा था पहले, मुझे याद है। देन मैंने जेफरी केनेडी जो कि एलर्ट वेव्स के मास्टर है, वो आए थे मुंबई में, मैंने वहाँ से सीखा। और मैं लगातार ये सीखते जा रहा हूँ। लर्निंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस सपोज़, ठीक है? तो मैं वहाँ से अभी तक मैं सीख रहा हूँ। तो बेसिकली शेयर मार्केट में देखिए 2 चीज़ें आना ज़रूरी है। एक तो फंडामेंटल, फंडामेंटल में हम क्या कर सकते हैं, क्या जैसे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके द्वारा क्या कौन-सा स्टॉक हम ले सकते हैं, हमारे जिसको हम आर्सेनल बोल सकते हैं, या जिसको हम बास्केट बोल सकते हैं। वहाँ से हम फंडामेंटल
सीख के वो स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। सपोज़ वो टेक्निकल एनालिसिस में हमको ये हमको ये मालूम पड़ जाता है या 70% 80% तक क्या कौन-सा स्टॉक कब मूव करने वाला है सपोज़ या कौन-सा लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, कौन-सा लेवल हमें सेल करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? एक जस्ट मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कोई क्लिनिक में गए, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है अपना नब्ज़ पकड़ लेता है और वो हार्ट बीट्स चेक करता है। तो अगर हमारा हार्ट बीट्स 10 से 15 10 सेकंड में 10 से 15 काउंट है, तो समझता है वो नॉर्मल है, चलो भई ये नॉर्मल है। अगर 10 से कम या 15 से ऊपर है, तो उसको लगता है कि चलो कुछ तो भी गड़बड़ है बॉडी में सपोज़, ठीक है। जैसे बुखार है तो थर्मामीटर जब हमें इंडिकेटर देता है सपोज़ कि 98.6 के ऊपर गया तो अरे इसको तो बुखार जैसा है सपोज़, ठीक है। और ब्लड टेस्ट है, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ का जैसे ये टेस्टिंग होता है और डेटा मिलता है हमको बॉडी से और फिर हम डॉक्टर एनालाइज़ करता है कि इसको क्या हुआ है और क्या दवाई देना चाहिए। वैसे मार्केट में क्या होता है कि चार्ट्स होते हैं सपोज़, जहाँ से हम टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। जैसे वहाँ पे चार्ट्स हमको डेटा देता है और वो उसको एनालाइज़ करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस ऐसे बोलते हैं सपोज़। तो ये सीखना ज़रूरी है और ये सीखने के लिए जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है। बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं वो भी सेमिनार्स लेते हैं। हमारे एनालिसिस पे भी होता है, वेबिनार्स होते हैं। आप वहाँ पे लाइव वेबिनार में पेड और फ्री वाले वेबिनार्स आप देख सकते हो। तो ये सब आपको सीखना ज़रूरी है। और मैं और कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, तो बस 2 ही चीज़ें आपको चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज होने का भी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए सपोज़। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास सिर्फ़ 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए कॉमन सेंस और सेकंडली होना चाहिए उसके पास ऐसा न ज़रूरत जो जिस जिस पैसे का ज़रूरत ना पड़े, वैसा पैसा आपके पास होना चाहिए सपोज़। जैसे 2 साल, 5 साल के लिए आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जिसका ज़रूरत नहीं पड़े सपोज़। तो बस ये दो अगर 2 चीज़ें ये प्राइमरी है और फिर बाकी सेकेंडरी सपोज़ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ये सब कुछ है। मैं मेरा एक दोस्त का अनुभव बताता हूँ सपोज़ वो सालों से करोड़ों रुपए का टैक्स भरता आ रहा है सपोज़। तो अगर उसको अपन कोई शेयर का नाम इंग्लिश में लिखने को बोले ना अपन सपोज़, तो वो 4 बार मिस्टेक कर देगा। लेकिन वो करोड़ों का टैक्स भरता है सपोज़। तो उसके पास ये 2 चीज़ें वो इतना ही पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करता है कि उसको पता रहता है कि ये पैसे मुझे आने वाले 2-5 साल नहीं लगने वाले और फॉर्च्यूनेटली उसको लगते भी नहीं है। और सेकंडली उसके पास कॉमन सेंस है सपोज़। तो वो क्या करता है जैसे अभी हमारा एनालिसिस प्लेटफ़ॉर्म खुला है, तो वो सीधा उस अगर कोई शेयर उसके रडार पे आता है, सीधा फ़ोन उठाता है, 2 एनालिस्ट से बात करता है, उनसे लॉजिक पूछता है कि ये शेयर क्यों मैंने लेना चाहिए? और उसका कॉमन सेंस लगा के वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है सपोज़। बस इतना ही ईज़ी है, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है सपोज़ और ग्रीड आपका कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है सर, यही थोड़ी-सी इसी स्ट्रैटेजी पे अगर हम लोग बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की आप बेसिकली बात कर रहे हैं। मैं ट्रेडर हूँ, नया हूँ, मार्केट में आया हूँ, तो मुझको कैसे अपनी रिस्क अवर्जन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? मतलब मुझे किस हिसाब से क्या ट्रेडर को सिर्फ ट्रेडिंग करनी चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो मैं प्रेफ़र करूँगा। ट्रेडिंग में बाद में आता हूँ। इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया मेरे दोस्त का एग्ज़ाम्पल, तो बस आपके पास कुछ ऐसा पैसे चाहिए, जिसका आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरत नहीं है सपोज़, ठीक है? और ऐसे बिज़नेसेस आप ले लीजिए, जो आपको पता है आपके आस-पास जो है, जैसा कोई भी बिज़नेस आप देखते हो, ऑब्ज़र्व करो इसका कंपनी लिमिटेड है क्या, लिस्टिंग है क्या? और वो आप खरीद लो, थोड़ा-थोड़ा सेक्टर में डाइवर्सिफ़ाई करो और आप लेके बैठ जाओ। तो मार्केट का देखो अभी हिस्ट्री क्या बताता है कि मार्केट ऊपर-ऊपर ही जाता है समझ करेक्शन आता है, मार्केट प्राइस सप्लाई एंड डिमांड होता है। जब ज़्यादा डिमांड होता है तो भाव एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। लेकिन जब मार्केट करेक्शन जिसको हम बोलते हैं तो प्राइस करेक्ट होता है। अगर उसका फंडामेंटल से अगर भाव ज़्यादा है तो भाव करेक्ट होता है। वो कुछ कुछ समय के लिए होता है, वापस से फिर कंपनी ग्रोथ करता है, आगे जाता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपका कॉमन सेंस लगाना है आपको, कौन-सा बिज़नेस चलेगा आपको थोड़ा ध्यान लगाना है और इन्वेस्ट करना है। अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर सपोज़। तो ट्रेडिंग में देखिए अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो फ्यूचर एक हद तक मैं 100-100 उसको पॉइंट्स दूँगा सपोज़। अगर आप ट्रेंड के साथ हो और आपको मार्जिन कॉल सँभालते आता है सपोज़ कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है और कोई मार्जिन कॉल आ जाता है और आप पे करने के लिए आप सक्षम हो और आप ट्रेंड के साथ हो, तो मैं आपको विन-विन सिचुएशन में हो जाएगा सपोज़। लेकिन आप ऑप्शंस की बात करते हो, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अभी का जो ऑप्शन हमारा सिस्टम है, वो मैं उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि क्या चल रहा है। अभी ऑप्शंस मेरे हिसाब से क्या हो रहा है सपोज़। जैसा अभी अगस्त का महीना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो बारिश का सीज़न है। तो आप मुझे बोल रहे हो क्या आप मुझे एक ऑफ़र किया कि चल अपन एक बेट लगाते हैं। आप बोलते हो बारिश आएगा और मुझे एक ऑफ़र किया आपने क्या तू मेरे अपोज़ में खड़े रह कि अगर बारिश नहीं आया तो मैं तेरे को पैसा देगा। तो मैं बोलूँगा भाई बारिश आया अभी बारिश चल रहा है तो बारिश का सीज़न है तो बारिश आएगा। हुँ। तो फिर आप एक और ऑफ़र निकालते हो क्या अगर आप जीते तो आपको ₹1 मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे
₹10 आप मुझे देंगे। इसको हम रिस्क रिवार्ड कहते हैं टेक्निकल भाषा में 1:10 सपोज़। तो मैं सोचता हूँ कि अरे रिस्क रिवार्ड तो अच्छा है 1:10 का मिल रहा हुँ, है और मुझे थोड़ा मेटेरोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है, टेक्निकल थोड़ा ज्ञान है सपोज़। तो मेट्रोलॉजी में क्या मैंने सीखा है कि अगर विंड का स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, तो 80% प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि जो क्लाउड्स रहते हैं स्काई में, वो आगे निकल जाते हैं और बारिश नहीं हुँ, गिरता है सपोज़। ये एक बेसिक है सपोज़, ये मुझे पता था। तो मैंने अभी का विंड मैंने चेक किया, अभी विंड मोर दैन 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा था और मेरा जो रिस्क रिवार्ड भी मुझे अच्छा चल रहा था। तो मैंने आपको हाँ कह दिया, बेट लगा दिया अपन ने। आप 1:10 रेशियो में अपन ने बेट लगा दिया। बेट लगाते ही आपने क्या किया, आपके पास एक टेक्नोलॉजी था क्लाउड सीडिंग वाला सपोज़। क्लाउड हुँ, सीडिंग जो आर्टिफिशियल बारिश गिराता है ना क्लाउड सीडिंग, तो आप आपके पास वो मशीन था। आपने मशीन निकाला, टारगेट किया, बारिश गिरा, पूरा माल अंदर सपोज़। तो अभी के ऑप्शन में ये हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि 2 एडवांटेजेस है बिग प्लेयर के लिए। एक तो उनके पास पैसा है और सेकंडली जो हमारा इंडेक्स ऑप्शन जो चल रहा है, उसमें सिर्फ़ उनको 2 स्टॉक या 3 स्टॉक ही हिलाना है सपोज़। अगर 2 या 3 स्टॉक अगर वो हिला पाते हैं, तो मार्केट पूरी उनके फ़ेवर में जाता है सपोज़। तो उनके पास क्लाउड सीडिंग का मशीन है सपोज़। तो अगर ऐसा है तो अभी हमने डेटा देखा है सेबी का कि मोर देन 80-90% लोग नुकसान कर रहे हैं। तो ये एडवांटेजेस बिग प्लेयर को है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन अभी अगर ऑप्शन का फ्यूचर सही करना है हमें, तो आई मे बी रॉन्ग सपोज़ पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो इंडेक्स ऑप्शन जो चल रहा है, उसको इक्वली वेटेड ऑप्शंस होना चाहिए सपोज़। जैसे कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, तो हर एक को सेम वेटेज आप दीजिए सपोज़। अगर किसी को मैनिपुलेट भी करना है, किसी को हिलाना भी मार्केट, तो उसको कम से कम 50 स्टॉक में से 30 स्टॉक उसको हिलाना पड़ेगा, जो कि इतना ईज़ी नहीं होगा सब उसके लिए। तो एक नेचुरल एक्सपायरी होएगा और फिर वहाँ पे एक फ्लो में चलेगा ऑप्शन। नहीं तो अभी जैसी हालत है तो इस हालत से तो आगे एक कॉमन ट्रेडर तो आ ही नहीं पाएगा कि उसको पता है कि लॉस हो रहा है, तो उसका फ्यूचर ही नहीं सेव सब। हाँ, एकदम सही बात है आपकी और सेबी ने भी ये बात बार-बार जैसा आपने बोला कि 9 तो लॉस कर ही रहे हैं उसमें, राइट। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो आपने बोला जिसने 10 बोला कि मानसून के सीज़न में उसने बोला बारिश नहीं होगी और होगी, ठीक है? तो जो होने वाला जो है मतलब जिसके जो बड़े लोग हैं जो आप बोल रहे हो जो इंडेक्स हिलाते हैं, तो उनके बारे में अगर बात किया लेकिन सेबी का मानना अलग है। सेबी सोचती है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तब भी वो टैक्स बढ़ा देते हैं लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। लोग उतने ही आते हैं और उनकी टैक्स जो कलेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसमें ये जो आपने ऑप्शन बताया, ये ऑप्शंस में जो आपने तरीका सॉल्यूशन बताया कि सब जितनी भी कंपनीज़ उनका सेम वैल्यू, ये कहीं बाहर होता है ऐसा? हाँ, देखिए एक ऐसा इंडेक्स है एस-एंड-पी 500 में ऐसा एक इंडेक्स होता है समझ है इसमें। लेकिन उन्होंने क्या किया है दोनों ऑप्शन ओपन रखे हैं उन्होंने। ट्रेडिशनल वाला भी रखा है और इक्वली वेटेड भी रखा है समझ। तो मोस्टली क्या होता है फिर जहाँ इक्वली वेटेड जहाँ पे है ना तो बड़े लोग वहाँ पे काम नहीं करते, वहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं होने देते सपोज़। वो ट्रेडिशनल में जाते हैं सपोज़, तो उसमें वॉल्यूम कम होता है। जब भी हम इक्वली वेटेड हमारे इंडिया में लाएँगे, तो पहले के ऑप्शंस जो है वो पूरे वहाँ पे बंद होने चाहिए और सिर्फ़ इसी के ऊपर काम होना चाहिए। भले देखिए, अभी के जो ऑप्शन सिस्टम है, अभी जो हमारा इंडाइसिंग होता है सपोज़, तो वो प्राइस डिस्कवरी के लिए अच्छा है। हुँ, जो पहले 5 स्टॉक अगर आप उसको ज़्यादा वेटेज देते हो, तो हमारा जो निफ्टी का भाव है, सेंसेक्स का भाव है, वो ऊपर जाता है, वो नेचुरल तरीके से वो प्राइस डिस्कवरी के लिए वो सही है। हुँ। लेकिन ऑप्शन के लिए जो बेंचमार्क अगर हम रख सकते हैं, तो इस टाइप का एक बेंचमार्क अगर हम रखेंगे, इक्वली वेटेड, तो ये बहुत इसमें मुझे लगता है कि अभी का सिचुएशन, अभी का सिनेरियो उसमें चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ऐसा कहना है सब ऐसा मानना हाँ, है सब। लेकिन एक और चीज़ है कि ऑप्शंस में लोग इतने आ रहे हैं और खासतौर से बाइंग की साइड पे क्योंकि इनको कहीं न कहीं लगता है कि छोटे इन्वेस्टमेंट में वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। छोटे पैसे में वो पैसा बना सकते हैं और शायद यही वजह है कि इतने मतलब वॉल्यूम वाइज़ मतलब लोग की वॉल्यूम वाइज़ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो मतलब अभी तो फिलहाल जब तक आपने जो बोला इक्वली वेटेड इंडेक्स बनेगा तो उसके बाद कुछ हो पाएगा। अभी जो लोग कर रहे हैं और रोक नहीं सकते हैं आप लोगों को। जो लोग नए हैं, जो आ रहे हैं उसमें, उनको क्या करना चाहिए? उनके उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? देखिए, मैंने ऑप्शन में मैंने देखा था, मैंने 3-4 साल मैंने उसके ऊपर काम किया। मेरा 25 साल का अनुभव है। जी। मैंने टेक्निकल में भी थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस में अगर इस टाइप का अभी हालत है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। आप डिलीवरी में काम कीजिए, भले आपके पास ₹5000 महीना बच रहा है ना, आप ₹5000 का डिलीवरी लेके रख दीजिए और आप धीरे-धीरे ग्रो होइए सब पैसे। अगर ज़्यादा ग्रिड में आएँगे, तो यही साइकिल चलते रहेगा। तो मैं नए इन्वेस्टर को नोवाइस इन्वेस्टर जो है, नोवाइस ट्रेडर जिनको बोलते हैं, तो वो इसमें ऑप्शंस में नहीं आए तो अच्छा क्योंकि वो सामने वाले के पास क्लाउड क्लाउड सीडिंग मशीन है, तो ऑड्स आर विद देम सपोज़ तो आप कितना भी कुछ करेंगे तो
एक बार आप सही हो सकते हैं, 2 बार सही हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पछताना ही है। तो इसमें मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा अभी नए लोगों के लिए, नए बच्चों को जाने के लिए अवॉइड करूँगा सब। ठीक है, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि आपने बोला एडवाइज़री दी कि भैया नहीं आना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ₹5000 लेके जो खड़ा हुआ है मार्केट की एकदम दहलीज पे मतलब एकदम दरवाज़े पे खड़ा है, वो क्या करे कि कुछ तो पैसा बना के जाए वो मार्केट से? उसने कैश मार्केट में आना चाहिए। कैश मार्केट में आप आइए और आपका सीखिए पहले टेक्निकल एनालिसिस अभी फ्री भी मिलता है और बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी है। वो फंडामेंटल एनालिसिस आप सीखिए। धीरे-धीरे आप अपना काम बढ़ाइए। आप सेविंग्स कीजिए और यहाँ पे पैसा बनता है। से इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, ये हिस्ट्री है सब। अगर हुँ। आप पीछे का हिस्ट्री देखिए, बहुत पैसा बनता है, वेल्थ बनता है और वेल्थ इन्वेस्टमेंट भी बनेगा। मेरा ऐसा मानना है सर। ठीक है। सर अब मैं अगर बात करूँ डूज़ एंड डोंट्स की मतलब आखिर में, तो जो ट्रेडर्स हैं जो आ रहे हैं मार्केट में, इन्वेस्टर हों या फिर ट्रेडिंग के लिए आ रहे हों, तो उनके क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं जो लोगों को फ़ॉलो करने ही चाहिए मतलब एकदम गाँठ बाँध देनी? देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपको बोला था कि कोई भी फ्रॉड स्कीम में आपको जाना नहीं। देखो इस मार्केट में कुछ गारंटी नहीं होता है सपोज़। हुँ। मार्केट ये अपने फ्लो में चलता है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, कल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है सपोज़। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे लगाओ, 20% मुझे कमीशन दो, मैं आपको कमा के दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है सपोज़। अगर ऐसा होता तो वो खुद भी वो कहीं के कहीं निकल जाता था सपोज़, ठीक है? तो एक तो ये ऐसे लोगों के झांसे में आपको नहीं आना है सपोज़। सेकेंडली आपको खुद सीखना है। देखो आपने हार्ड अर्न बनी आपने जो कमाया है खुद मेहनत करके, तो आप उसके लिए आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे करेंगे तो आप पहले खुद थोड़ा टाइम दीजिए। अपन एक थोड़ा छोटा-मोटा एक कपड़ा भी लेने जाते हैं तो अपन 4 दुकान घूम के अपन खरीदते हैं। तो आप आपका हार्ड अर्न मनी मार्केट में लगा रहे हो। तो आप थोड़ा वहाँ पे सीखिए वहाँ टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, मार्केट का माहौल क्या होता है देखिए। हमें ग्रीड और फ़ियर जो है हमारा वो कैसे कंट्रोल करना होता है, वो आप सीखिए और उसके बाद अपना हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे अभी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो है, पहले अवेलेबल नहीं थे, ईज़िली अवेलेबल नहीं होने के, हम पहले सिर्फ़ टीवी में देखने के। लेकिन अभी एनालिस्ट जी प्लेटफ़ॉर्म आया है, आप वो डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप उनसे सलाह लीजिए और बहुत ही कम चार्जेस में वो आपको वहाँ पे सलाह मिलेंगी। आप उनसे पूछिए, डिस्कस कीजिए मार्केट के बारे में। वो वो नॉलेजेबल पर्सन है ना, वो देश के अच्छे जाने-माने लोग हैं, उनको एडवाइस देने का अथॉरिटी है, तो आप वहाँ पे पूछिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये मैं बोलूँगा कि ये डूज़ एंड डोंट्स में होना चाहिए सब कुछ। और एक और चीज़ होती है सर और ये ऑप्शंस में तो काफ़ी होती है, ओवर ट्रेडिंग का जो जो बीमारी होती है, वो इंट्राडे में भी होगी, वो ऑप्शंस में भी होगी। ये ओवर ट्रेडिंग वाला कितना नुकसानदेह हो सकता है? आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसमें ओवर ट्रेडिंग किसी ने की और एकदम कैपिटल पूरा अपना ज़ीरो कर दिया और उससे बचा कैसे जाए? देखिए, इसको बचने के लिए तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा। विदाउट देखो हम ह्यूमन का नेचर है, जब तक हमको ठोकर नहीं खाते ना, तो हम सीधा नहीं चल पाते जल्दी सपोज़। किधर न किधर जब हम छोटे रहते हैं, तो किधर न किधर हम 2-4 बार गिरे हुए रहते हैं और उसके बाद हम सही चलना सीखते हैं। तो ऐसा ही है कि आप ठीक है, आप आ रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो लेकिन आप एक लिमिट में ओवर ट्रेडिंग कीजिए, एक हद ज़्यादा पैसा मत लगाइए स्टार्टिंग में। थोड़ा पैसा लगा के आप सीखिए, गिरेंगे आप, सँभलेंगे और फिर आपको मार्केट समझ में आएगा। और अपन कितना भी किसी को बोलेंगे, कोई ट्रिक ऐसा कोई ट्रिक नहीं, जब तक ये मार्केट जो है ना, वो खुद से सीखना पड़ता है। खुद आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप खुद ही समझ जाओगे क्या ये मैंने गलत काम किया था, अब मैं आगे से नहीं करूँगा ये और आप सीख जाएँगे ऑटोमेटिक। तो सर ओवर ट्रेडिंग के लिए आपने बोला कि उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको मैच्योर ट्रेडर होना चाहिए। अपनी ग्रीड, अपना फ़ियर, फोमो कि भैया मैंने अभी नहीं लगाया, अब हो सकता है अब लगा लूँ तो कुछ कमा लूँ। लेकिन जब मार्केट रोज़ नया हाई बना रहा है, अभी हाल-फिलहाल की अगर हम बात करें कि क्रैश अगर करेक्शन होता होता भी है थोड़ा बहुत, तो वो 3-4 दिन बाद उससे ऊपर ही चला जाएगा मार्केट। इस माहौल में एक ट्रेडर को और एक इन्वेस्टर को क्या चीज़ें जो करनी चाहिए ताकि वो ये जो फ़ियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग इन सब से बचे? कोई देख स्ट्रैटेजी आप बताएँ? देखिए, इसमें अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो सेम यही माहौल होता है। जब यूफ़ोरिया होता है, जब लास्ट स्टेज आता है तो यूफ़ोरिया होता है। बहुत सारा च चढ़-उतार कम ज़्यादा होता है मार्केट, बहुत हाई स्विंग्स होते हैं बहुत सारे एट द टॉप ऑफ द मार्केट। तो वो हम प्रेडिक्ट करना तो हमें बहुत मुश्किल है। लेकिन जब डिमांड जब बढ़ता है, जब पैसे का फ्लो आता है ना, तो वहाँ पे कोई फंडामेंटल नहीं देखा जाता है। बस मुझे लेना है, मेरे पास पैसे है और मुझे ये पैसा से मुझे शेयर्स लेना है और मुझे पैसा कमाना है। यही बस दिमाग में ये ग्रीड होता है सबके सब। और यही जब मार्केट हाई पे हाई लगाता है तो ये वाला माहौल चलते रहता है। तो इसके लिए मैं आपको वही मैं पहले वाला जो एग्ज़ाम्पल था उसको ही मैं कंटिन्यू करता हूँ सपोज़। क्या यहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग जो है
जो खुद का पैसा जितना है ना, उतना ही आपको इन्वेस्ट करना है। आपका क्या दोस्त कितना पैसा कमा रहा है, उसके ऊपर मत आप देखिए समझ। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है समझ, खुद कितना पैसा आपका खुद का है, अगर कोई उसमें से कम ज़्यादा भी हो, तो आपका लाइफ़ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छा याद है एक राकेश जी झुनझुनवाला है ना, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था समझ। तो एक बार ऐसे ही मार्केट करेक्ट हो गया समझ नहीं क्या, बोलते हो उनका कुछ पोर्टफोलियो 15-20 हज़ार करोड़ का था और वो 5-6 हज़ार करोड़ पे आया। तो एक इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू ने उनको पूछा क्या आपको कैसे फ़ील हो रहा है समझ? बोले मुझे क्या फ़ील हो रहा है समझ, मैं आज वही खाना खा रहा हूँ जो 25,000 में खा रहा था, 25,000 करोड़ मेरे पास थे, आज भी मैं वही खा रहा हूँ समझ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कोई लिवरेज नहीं लिया है मैंने मार्केट से। तो मुझे 5,000 करोड़ का 25,000 का 5 भी होए और कल 1 लाख भी करोड़ होए, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला समझ। तो वो बात मुझे मन में लग गया कि ये यही सही है बॉस, कि अपने पास जितना पैसा है, उसी से खेलो। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, उनके पास मत जाइए प्लीज़, उनको मत देखिए प्लीज़। आपका ग्रीड आप सँभाल के रखिए। और क्या होता है जब ग्रीड और फ़ियर जब एक्ट करता है ना, तो अपना दिमाग बंद करने का अपना दिमाग बंद हो जाता है, काम करने का बंद होता है। जब फ्रीड आता है जब ग्रीड आता है, जब फ़ियर आता है, तो अपना दिमाग वहाँ पे बंद हो जाता है। तो ऐसा मत होने दीजिए। एक हद तक देखो ग्रीड और फ़ियर तो होना चाहिए आदमी में, नहीं तो फिर हम पैसा कमाने के पीछे जाएँगे नहीं। अगर ग्रीड नहीं है तो अपन बोलेंगे क्या करना है, क्यों पैसा कमाना है? तो ग्रीड होना चाहिए, फ़ियर भी होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, उसके ऊपर जाएँगे तो आप फँस जाएँगे समझ। तो ये आपको कंट्रोल में रखना है, लोग क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, उस पे मत जाइए। आप खुद देखिए आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिए, आप सुखी रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है समझ। थैंक यू अमित जी, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और ख़ास तौर से ये भी आपने बताया कि कैसे नए जो ट्रेडर हैं, उनको क्या वो कदम उठाने चाहिए, कैसे अपना फ़ियर, ग्रीड सब कंट्रोल में रखें, एक बैलेंस ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आपका इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के एक जाते-जाते मैं एक 4 लाइनें जो लिए। मैंने जी, खुद ने लिखी है, जी। मैं वो बता के जाऊँगा। क्या ये वक़्त होता है जिसका उसका, जो एक को बनाता है कामयाब और दूसरे को नाकामयाब। ऐसा क्या न था कामली में, जो सचिन में था, जो एक को बनाए कामयाब और दूसरे को नाकामयाब। सोचने वाली कहानी है, एक परिवार के 2 बेटे, दोनों थे होशियार। ऐसा क्या था जो मुकेश भाई आगे निकल पड़ा और रहा पीछे अनिल। ये तो वक़्त ही था जिसका उसका, जिसने एक को बनाया कामयाब और दूसरे को नाकामयाब। थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ बुलाया। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।